हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एनसीईआरटी की जो सीरीज लेके चल रहे हैं। एनसीईआरटी में क्लास 6 to 12 तक आपको पूरा कवर कराया जा रहा है इस सीरीज में। क्लास 6, 7 और 8 का मैंने हिस्ट्री कवर करा दिया है आपका। और ये क्लास 7 का इस टाइम पे चल रहा है आपका जियो एंड एनवायरनमेंट, हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जियो एंड एनवायरनमेंट, जिसमें ये टॉपिक नंबर 5 है आपका क्लास 7 का। तो आप लोग जुड़े रहें रैंकर मेकर के साथ और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जिस किसी को भी देखो 2024 हो, 25, 26, कोई भी आपका यूपी पीसीएस हो, यूपी स्टेट हो, यूपीएससी वाला एग्जाम हो, आरओआर हो, कोई भी एग्जाम देना, देखिए क्या है, एनसीईआरटी से सारी चीज़ें आती हैं। इसी का फॉर्म आपको मार्केट में मिल जाता है। आप ढेर सारे पैसे बर्बाद करते हैं, कुछ चीज़ें फिर समझ में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे को समझ के क्लास से चीज़ें समझाई जा रही। तो एनसीईआरटी का जो समझाने का तरीका बहुत बेटर रहता है, इस वजह से एनसीईआरटी को सजेस्ट किया जाता है। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार एनसीईआरटी पढ़ के जाइए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जीएस का झंझट ही खत्म हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, जुड़े रहिए रैंकर मेकर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। टॉपिक का नाम है हमारा जल मतलब वाटर। तो वाटर को देखते हैं। थलसाला के एक बार थोड़ा सा साइड में देख लेते हैं जो शब्दावली लिखी गई। यह छोटे घर के पौधे रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है। ठीक है, थलसाला पता चल गया। ये अपने थलसाला बनाए, इस टाइप को दिख रहा है। देखो, एक छोटे छोटे पेड़ रखे, एक बड़े जार के एक चौथाई भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगा। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़कें, जार को बंद कर दें। पत्तियों व मिट्टी के द्वारा बाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। क्या लिखा है? लिखा है कि जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। आप समझ गए होंगे क्या जल है। तो जो भी पानी कहीं भी देखा होगा वो दिखता है ना। आप नदी के जल प्रवाह या वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। तो वर्षा, जो बच्चे वर्षा के बारे में गड्ढे में कागज को नाव तैराकर बहुत खुश, वो कागज की नाव ना, वो बचपन हमारा लौटा दो, वो सारी चीजें आप समझ रहे हैं। तो क्या है, बच्चे क्या करते हैं, गड्ढे में जो पानी भरा है या पानी बह रहा है, कागज की नाव बनाकर खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है, तब वह जल कहाँ चला जाता है, सारी चीजें आपको यहाँ बताई जाएंगी। तो सूर्य के ताप के कारण जल बाष्पित होता है। क्या होता है? सूर्य के ताप के कारण जल बाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल बाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा हम सही वृष्टि के रूप में धरती पर, समुद्र पर नीचे गिरता है। समझ में आया? जो अभी पिछली क्लास में बायो में पढ़ा था उससे रिलेटेड है। क्या होता है कि पानी ठंडा होकर फिर उसी को भारी हो जाता है, फिर नीचे हमारा वर्षा हो या हिम हो या सहिम के रूप में नीचे समुद्र पर गिरता है। तो जिस प्रकार प्रकृति में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। समझ में आया? किसे कहते हैं जल चक्र? जिस प्रक्रिया में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, संघन में होता है, वर्षा फैलाता है, बर्फ के फॉर्म में जाता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाकर रहता है, उसको हम जल चक्र क्या कहते हैं? जल चक्र। ठीक है, इसके बाद से मुझे भी प्यास लगा है, पानी पी लेते हैं। ओके, तो हमारी पृथ्वी थलसाला के समान है। अभी बताया आपको थलसाला क्या होती है। तो हमारी पृथ्वी कैसी है? थलसाला के समान है। इसको थोड़ा जूम करके आपको बताते हैं क्या। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित तथा वहीं आज भी मौजूद है, जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अब समझ में आ रहा है अमेजन नदी से कैसे? भैया हाँ, हम कुछ नहीं कर रहे, वो सनलाइट है, वो उठा ले जाती है। पता नहीं अमेजन नदी हो और दूसरे देश की कोई नदी हो, मिसिसिपी रिवर हो सकती है, दक्षिण वो आपकी उत्तर अमेरिका की, है ना। तो वो कहीं से भी कहीं आ सकता है। तो अलवड़ जो जल के मुख्य स्रोत हैं, वो अलवड़ मतलब जिसमें साल्ट वाला नमक ना हो, नदी है, ताल है मतलब खारा पानी ना हो, सोते हैं, सोते मतलब जो पानी जहाँ से गिरता है, हिमनद है, ये महासागरों एवं समुद्रों का जल
लवणीय होता है क्योंकि और इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला आपका साधारण नमक आयोडीन नमक पाया जाता है। ठीक है, तो छोटा करके इसको देख लेते हैं। वर्षा का जो स्वरूप है, हम नीचे से देखते हैं, ये बाष्पीकरण देखो हो रहा है, ये जा रहा है ऊपर, बाष्पीकरण होगा, ये ऊपर गया ऊपर, यहाँ पे सघन बन गया, सघन के बाद फिर ये वर्षण के रूप में वापस आ रहा है, वाह है ना। फिर नीचे बारिश हुई, फिर से बाष्पीकृत हो गई, ये जल चक्र बन गया कि नहीं आपका। देखो बादल जी हंस रहे हैं आराम से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा क्या है कि प्रमुख समुद्र झीलें एवं नदियों के बारे में, किस कंट्री में किस कॉन्टिनेंट में कौन सी पाई जाती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से आपका उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों को देख लेते हैं। पहले महासागर देख लीजिए आप, एक ओवरऑल पूरे में हम दिखा देते हैं आपको। नहीं चलिए यहीं से देखते हैं। ग्रेट बियर झील की अगर बात करें तो ये आपकी अलास्का में पाई जाएगी, ये देखो ऊपर दिख रही है ना, यहाँ पे अलास्का है, ये अलास्का में पाई जाएगी। ग्रेट स्लेप झील की बात करेंगे तो ये भी अलास्का पे ही पाई जाएगी, अलास्का, और हम बोल सकते हैं कि ये आपकी उत्तरी अमेरिका में है ना, नहीं कनाडा पे आ जाएगी, वो उत्तरी अमेरिका का पार्ट है कनाडा। फिर विनीपेग झील है ये, तो विनीपेग भी झील आपकी कनाडा में आ जाएगी। सुपीरियर झील भी कनाडा में। ठीक है, ह्यूरन झील, वैसे हम कॉन्टिनेंट की बात करें सारी झीलें आपकी उत्तरी अमेरिका में। फिर ह्यूरन झील है आपकी, साल्ट लेक झील, साल्ट लेक आपकी ये आपकी आ जाएगी कहाँ पे, ये अमेरिका में, ये आ जाएगी यूएसए में आ जाएगी। मिसिसिपी नदी अभी जस्ट नाम लिया था हमने, ये भी आपकी यूएसए में आ जाएगी। ह्यूरन झील भी यूएसए में आ जाएगी। यहाँ से आपका मैक्सिको लग जाता है, तो मैक्सिको में अभी कुछ नहीं दिखाया। कैरिबियन सागर की बात करेंगे तो कैरिबियन सागर ये आपका यहाँ पे किस में आ जाएगी, उत्तरी अमेरिका में आ जाएगा। जी जी, हम बोल सकते हैं कि ये हाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आपके बीच का पार्ट है। ठीक है, नहीं जोड़ता नहीं है, बस यहाँ पे पाया जाता है। अमेजन नदी की बात करेंगे तो अमेजन नदी आपका ये आ जाएगी किसमें, ब्राजील में आ जाती है। जी, दक्षिण अमेरिका का पार्ट है। देखो यहाँ पे ये प्रशांत महासागर है, और ये आगे देखते हैं इसको, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, नीचे हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात करेंगे। और ऊपर आपका आर्कटिक सागर देखो देखते रहे ना, ये ऊपर सबसे आर्कटिक सागर है, नीचे दक्षिणी महासागर है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में कौन कौन सी नदी पाई जाती है, तो नाइजर नदी है अफ्रीका में। अभी अफ्रीका में मोस्टली अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है नाइजर नदी। अगर इसकी बात करें मोस्टली ये आपके पश्चिमी जो सहारा एरिया है, मोरितानिया है, उस एरिया में पाई जाएगी, बोल सकते हैं, या मोरितानिया नहीं तो आपको जो सेनेगल है, गिनी है, यहाँ पे आपकी नाइजर नदी। हम बस केवल अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। कांगो नदी का तो अफ्रीका में वो कांगो गणराज्य है जो वहाँ पे पाई जाएगी। फिर ऑरेंज नदी की बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका में, इस पूरे दक्षिण अफ्रीका में ही चली जाएगी ये आपको। ठीक है, विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया झील है ये आपकी दक्षिण दक्षिण सीधा अफ्रीका बोल देंगे विक्टोरिया झील। नील नदी भी अफ्रीका में है। लाल सागर अफ्रीका और यूरोप के बीच में पाया जा रहा है ना। सऊदी अरब को हम बोल देंगे, और सूडान को जोड़ता है लाल सागर, मिस्र को से भी बाउंड्री बनाता है। ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर क्या कर रहा है, तो ये भूमध्य सागर आपका यूरोप का जो पार्ट है, तुर्की उर्की है, यहाँ पे लीबिया है, अफ्रीका के जो पार्ट है, ट्यूनेशिया है, ये सारी चीज़ों को कवर करते हैं। कैस्पियन सागर ये ऊपर है आपके, कैस्पियन सागर पे दिख रहा है, देखो सारी चीज़ें लिखी हैं। अब हम अपने हिंद महासागर भारत की ओर आ गए हैं, और यह भारत के जो पश्चिम में है अरब सागर है, और पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी पाई जाएगी। ठीक है, और कैस्पियन सागर आपका वहाँ पर एशिया में आ जाएगा, सॉरी यूरोप में आ जाएगा, पर एशिया है। हांगकांग नदी चीन में आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में, गंगा नदी भारत में आ जाएगी। दक्षिणी चीन सागर, तो ये चीन का ही पार्ट, चीन का क्या प्रशांत उसका जापान का और चीन का विवादित क्षेत्र दक्षिण चीन सागर। पूर्वी चीन सागर कर्क रेखा, ये प्रशांत महासागर है। कोरल सागर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में डार्लिंग नदी, तो डार्लिंग नदी आपकी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, क्लियर हो गई सारी चीज़ें। चलिए, लवणता का मतलब होता है, लवणता हम 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, तो 1000 ग्राम के हिसाब से नापते हैं, क्योंकि 1 लीटर में जल में 1000
ग्राम नहीं, आप ml बोल सकते हैं, होता है। तो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, क्योंकि नमक को वेट में तौलते हैं। लिक्विड फॉर्म रहेगा जो पानी का, तो उसको हम मिलीग्राम में नापेंगे। तो बटे यहाँ पे नमक की मात्रा को नापते हैं, इस वजह से यहाँ पे महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। तो 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम प्रति भाग नमक का है। जल का वितरण की बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। कितना? 3/4। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, हाँ ये भी क्लियर है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है, ये बता रहे हैं कि क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत देखा गया, तो देखते बताते हैं। महासागर की बात करें तो 97.3% तक आपका महासागर का जल है। बर्फ छत्रक की बात करेंगे, जो बर्फ के रूप में पानी है, वो 0.2 है। फिर भूमिगत जल की बात करेंगे, जिसको हम हेडपंप से, समर से, पंप से, ट्यूबवेल से निकालते हैं, वो भूमिगत जल आपका 0.68 है। तो देख रहे हो कितना कम है, उसको इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। झीलों का अलवण जल की बात करेंगे, 0.009 है, ये भी यूज हो सकता है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन जो झीलें हैं, तो 0.009। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल आपका 0.0019 है। नदियों की बात करेंगे तो 0.00001। तो टोटली सबको ऐड कर देंगे तो 100% जल का वितरण ऐसे किया गया है। इजराइल की मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तो इधर हमने कितना देखा था कि 35 होना चाहिए, यहाँ कह रहा है कि इजराइल के जो मृत सागर है उसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तो तैराक इसमें फिलअप कर सकते हैं, मतलब तैरते रहते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता ऐसे सघन बना देती है। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स में हम लोग देखते हैं कैसे। ये देखिए, 2 लीटर जल लें, मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। तो बर्तन से 12 चम्मच जल माप कर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है। तो जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है, यह जल उपयोग के लिए उपयोग नहीं है, यह लवणीय जल या नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण आलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। समझ रहे? 12 चम्मच। तो चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया कि आप स्वयं देखिए आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं। देखो ये दिख रहा है, 9 चम्मच ये बर्फ छत्रक हो गया, 2 चम्मच आपको भौमजल हो गया बस, और 1 बूंद मतलब एक नदी, 1/2 चम्मच आलवड़ की जल की झीलें होती हैं। कितना कम है। तो जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारे प्यास बुझ जाता है। ऐसे में आपको ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। तब पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये कुछ कटेंगे, देखो, द वाटर यू ड्रिंक, गंगा अमोंग 10 डेन रिवर्स, मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर्स ऑफ ड्राइंग आउट। ऊपरी प्रकार पर है। एवरी ड्रॉप काउंटिंग, प्रत्येक बूंद बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वाटर सेनेरियो इन अर्बन इंडिया, दिल्ली की बात है। कॉपिंग विद द वाटर सेक्रेटरी, मोर देन जस्ट अ प्रॉब्लम। ये सारी चीजें देखो पुरानी कटिंग है न्यूज़पेपर की, उसको पेस्ट किया गया है। जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जल संरक्षण की कुछ विधियां सुझाई। अपने घर में, स्कूल में कैसे हम जल को संरक्षण कर सकते हैं। स्कूल में क्या कर सकते हैं, जो नल है उसी के पास एक गड्ढे को खोद सकते हैं, जो वेस्ट वाटर जाएगा उसी में स्टोरेज होता जाएगा, रिसाइकलिंग चलता रहता है। घर में कैसे कर सकते हैं, बारिश का जो पानी आ रहा है वो छतों पे इकट्ठा करना है, और इसे ड्रेनिंग सिस्टम के द्वारा किसी भी कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, जो हमारे बाद में यूज हो सकता है। महासागरीय परिसंचरण की बात करें तो समुद्र तल पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगें, ज्वार भाटा एवं धारा। देखो अगर स्टार्टिंग की डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी, क्या कह रहे हैं, उन्हें पहेली टाइप से कह दी कि समुद्री तट पर, तट लिखा था, तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी महसूस होती है, क्योंकि अच्छा फील होता है।
पुलिन पर नम बालू रहती है, ठंडी पवन रहती है, समुद्री पक्षी दिखते हैं वहां पे, वायु में लवड़ी गंध, इस वजह से वहां पे अच्छा फील होता है। क्या आप जानते हैं कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न गतिविधियों को प्रबलित किया जाता है। तो ये रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक होने के लिए बनाया जाता है कि लोगों को पता चले कि जल संरक्षण करना, क्योंकि प्रशांत महासागर है, ये आपको दिख रहा है, तो इसका जो एरिया है यहाँ पे आप टहलेंगे बड़ा शांति फील होगी, अच्छा फील होगा। जब समुद्र सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं, जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी बड़ी होती जाती है। ध्यान देना क्या कह रहा है, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं, जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी बड़ी हो जाती है। तरंगों की बात करते हैं, समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। ये देखो, ये वाटर जा रहा है ऊपर पर, गिर रहा है नीचे, ये तरंगे। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं, इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक स्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग उठ सकती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। सुनामी कहते कहते हैं, फिर से पूरा देख लेते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती, इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप को ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे जो भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली जो विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे हम सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे जो विशाल सुनामी था वो 150 मीटर मापा गया था आपका। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। कितने, ये 700 किलोमीटर की प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। और 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ है। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा जो पॉइंट डूब गया था, जो भारत का एक शोध केंद्र था, इंदिरा पॉइंट डूब गया था, अंडमान निकोबार। सुनामी जापानी शब्द भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाता है। चलिए थोड़ा सा सुनामी के बारे में देख लेते हैं। 26 दिसंबर 2004 की बात है कि हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंश सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर। ध्यान देना कि ये भूकंप जो परिणाम किसका था, क्योंकि सुमात्रा की जो पश्चिमी सीमा पर थी उसका, अधिकेंश सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर थी। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर मापने जाने पर पता चला कि ये 9 रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी, इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया था। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी से और बहने लगे। तो फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा को प्लेट के नीचे जल चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। ठीक है, तो ऐसा था, ये बर्मा प्लेट है, ये भारतीय प्लेट तो इसके नीचे ऐसे धंस गई थी, तो ये वाटर लौटने लगा था। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे थी, देख रहे हो कितनी तेज थी, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती थी। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए थे। भारतीय सीमा का जो ध्रुव दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था, वो भी डूब गया था। समूह में स्थित पूरी तरह से डूब गया था। जब सुमात्रा के भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह तक एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक में कम हो गई। ठीक है, ये 700 से 900 की जो थी 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे जो 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई,
जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, आंध्र प्रदेश तटीय प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान द्वीप निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित एरिया थे। यहाँ पे तो तटीय एरिया तो रहेंगे, पूर्व के तटीय एरिया। तो क्या आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। तो प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप की क्रिया बहुत कम होती है। देखिए ये तबाही का मंजर था, तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश चले गया। तो और भी कहानी है। अभी दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व एशिया, कब दिसंबर 2004 में दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई और पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उसे अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे और इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। यही कंडीशन रहती है। तो देखिएगा कि आपको लग रहा है कि खत्म में चले जाएंगे, नहीं भैया, वो बह ले जाएंगे, बहुत तेजी से आते हैं। ज्वार भाटा की बात करते हैं, दिन में 2 बार ये नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना है। तो कब? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ही ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। जब जल को निम्नतम स्तर तक आ जाता है तब वो तट के पीछे चला जाता है, इसे हम भाटा कहते हैं। ठीक है, सामने आ गया होगा। देखो ये अब कंडीशंस बनती है सूर्य की और चंद्रमा पृथ्वी तीनों की वजह से, कब ज्वार आता है कब नहीं। लघु ज्वार भाटा की बात करें तो लघु ज्वार भाटा जब चंद्रमा पृथ्वी से सीध में रहता है, सूर्य की भी सीध में रहता है ना, ऐसे हम बोल सकते हैं। बीच में नहीं है, पृथ्वी की भी सीध में, पृथ्वी से अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा भी हमें दिख रहा है, सूर्य भी दिख रहा है, ये लघु ज्वार होता है। तो सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली, अच्छा पहले तीनों पिक्चर देख लेते हैं। तो वृत्त ज्वार की बात करेंगे, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो यहाँ पे वृत्त ज्वार भाटा आता है। ठीक है, फिर अगर पृथ्वी, अच्छा ये देखो परपेंडिकुलर लाइन पे रहता है हमेशा 90 डिग्री पे, अगर ये 90 डिग्री के एंगल बना रही है तब की लघु ज्वार की बात है। ये स्ट्रेट लाइन है आपकी वृत्त ज्वार की। तीसरा है आपका जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो आपका ये वृत्त ज्वार भाटा आता है। लघु ज्वार भाटा, वृत्त, इस सब चीजें होंगी। चलिए थोड़ा इसको रीड कर लेते हैं, जो करते मैं तो देख लीजिए। सूर्य एवं चंद्रमा के विनाशकारी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण ज्वार, उच्च ज्वार आते हैं। किसके कारण? उस समय चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण ज्वार भाटा आते हैं। जब ये इधर से देखिए, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या की बात करते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक ही सीधा में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृत्त ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, चांद क्या, लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, इसका चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से
महासागरीय जल पर पड़ता है। चांद एवं सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में होता है तो महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है, ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। और उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। जो भी उच्च ज्वार आता है वो नौ संचालन में बिल्कुल उसी डायरेक्शन में बहती रहती है। ये जल ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। जब वो लौटते हैं किसी से कहीं से समुद्र के बीच से तो वो सहायक कर देते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। कुछ ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। कुछ ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया। महासागरीय धाराओं को देखते हैं। ये देख लेते हैं साइड से क्या है। लिखा है कि एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें। बाल्टी के एक ओर निमज्जन जल जड़ डालकर पानी को गर्म करें। दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण कीजिए। हम लोग देखते हैं महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धारा निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। ठीक, अभी दिखाएंगे आपको कैसी होती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों एवं उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। लैब्राडोर महाद्वीपीय महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं। कौन सी? लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं। जबकि जो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। ध्यान देना कौन सी ठंडी कौन सी गर्म ये पूछा जाता है आपको। तो लेब्राडोर कैसे कि लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं हो जबकि गर्म स्ट्रीम गर्म होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं, ध्यान देना जहाँ पे गर्म और शीत जो मिलती है उस स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। अभी बताएंगे कौन सा मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर इसके कुछ उदाहरण हैं। हाँ, जापान में और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। चलिए ये देख लीजिए, ये आपकी धाराओं के नाम है। तो देखो जो रेड पॉइंट देखिए, हम अगर इक्वेटर के पास में देखेंगे विषुवतीय जो विपरीत धारा है हम्बलबोल्ट पेरू धारा, देखो ये जितनी आसपास रहेंगी वो गर्म रहेंगे, ये समझ लो। ये देखो यहाँ से आ रही है, ये सर्किल चक्र में दक्षिण विषुवतीय धारा है। हम्बोल्ट पेरू धारा है ना। इक्वाडोर विपरीत धारा है ये। फिर आपका विषुवतीय विपरीत धारा है, ये दक्षिणी विषुवतीय धारा है। पहले अब दक्षिण में देख लेते हैं। ब्राजीलीय धारा आपकी ठंडी होने के लिए जाएगी। दक्षिणी अटलांटिक महासागर विषुवतीय वेनेजुला धारा पश्चिमी वायु अववाह नीचे की ओर जो ब्लू कलर से बह रही है आपकी शीत धारा है, क्योंकि ये विषुवत रेखा से दूर हो रही है। और जो कोष्ण धारा है मतलब गर्म है वो ऊपर रेड वाली है। देख लो जितनी भी दिख रही है। प्रशांत महासागर में उत्तरी प्रशांत अफवाह है। अलास्का धारा ये सब आपकी गर्म है। कैलिफोर्निया धारा ठंडी है क्योंकि वापस आ रही है। गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म है। कैनरीज गर्म है। लेब्राडोर धारा गर्म उत्तरी लेब्राडोर ठंडी है आपकी उत्तरी में अटलांटिक अफवाह है वो गर्म है। दक्षिण महासागर में क्यूरेसियो धारा की बात करें, क्यूरेसियो धारा आपकी गर्म है। आयोसियो धारा गर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौसंचालन में बाधा भी आती है। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वर्षण क्या है बताइए। तो वर्षण क्या होता है, अभी हम लोगों ने रीड किया कि वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर इकट्ठी हुई जो आर्द्रता को हम वर्षण कहते हैं। कहाँ पे? वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर इकट्ठी हुई आर्द्रता को वर्षण कहते हैं। यह वर्षा हिमपात सहित वृष्टि आदि के रूप में देखी जाती है। हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि जल चक्र क्या। तो जल चक्र जिस प्रक्रिया में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है उसको जलीय चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है लहरों की
लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? तो ज्वार भाटा होता है। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? अच्छा, ये जो उसके ऊपर महासागरों की लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले दो तीन और लिख सकते हैं ना, पवन की गति, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, जल के नीचे के जो भूस्खलन है, ये सब होते हैं। और ये हम बात कर रहे हैं महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये हो जाएगा तापमान और पृथ्वी का गोला। ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होता है? तो ये दिन में दो बार नियम की जो से महासागरीय जल का उठना गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सूर्य एवं चंद्रमा के जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। महासागरीय धारा बता दीजिए। तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धारा है। कारण बताइए। समुद्री जल नमकीन होता है, तो वह होता है साल्टी वाटर होता है। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, हाँ हो भी रहा है, इसके आप अपने से विचार दे सकते हैं, तो कारण बताइए। चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं। सही गलत। क्वेश्चन लिखा है कि आपका वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, तो इसको क्या कहते हैं? ये इसको जल चक्र कहते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धारा उत्पन्न होती हैं। तो जो गर्म महासागरीय धाराएं जो उत्पन्न होती है भूमध्य रेखा के आसपास, वो मैंने बताया था। दिन में दो बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है ज्वार भाटा। तो जी जैसे क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। कैस्पियन सागर की बात करते हैं। कैस्पियन सागर को किससे मैच करोगे? तो कैस्पियन सागर आपका मैच हो जाएगा पहले से, ये विशालतम झील है, नाम है उसका सागर लेकिन वो झील है। ठीक है। दूसरा है कि ज्वार भाटा जल में आवधिक जो चढ़ाव उतार है वही ज्वार भाटा कहलाता है। सामने ही है। सुनामी किसे कहेंगे? सुनामी जो है आपके तीव्र भूकंपी तरंग है। महासागरीय धारा एक ही तो बचा है। निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जलधाराएं को महासागरीय धारा कहते हैं। तो आओ आओ खेलें, हम लोग खेलेंगे तो नहीं है, बच्चों के लिए चीजें रहती हैं। तो आई होप आप लोगों की सीरीज पसंद आ रही होगी, रैंकर मेकर जीएस जो एनसीईआरटी की सॉल्व कराई जा रही है। आप दोस्तों को अपने शेयर कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि 2024 से 25 कभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, यूपीएससी वालों में, पीसीएस वाले, आरओ वाले, सबके लिए वनडे एग्जाम के लिए भी देखो एनसीईआरटी बेसिक सारी चीजें रहती है। तो चैनल्स के साथ जुड़ जाए।